खबर कट टू कट स्पेशल में आज सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं पाकिस्तान से आया एक ऐसा बेवकूफी भरा दावा जिसे सुनकर आपकी हंसी भी छूट जाएगी और आपको यह भी हैरत होगी कि भाई पाकिस्तान में कैसे जाहिल रहते हैं। पाकिस्तान के कथित बड़बोले एक्सपर्ट जाहिद हामिद ने कोरोना को लेकर जहालियत की सारी हदें पार कर दी। जाहिद ने एक बड़े टीवी चैनल पर कहा कि कोरोना की वैक्सीन के जरिए मुसलमानों के अंदर ऐसी दवा चली जाएगी जो इस्लाम को बाहर निकाल देगी। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि भाई पाकिस्तान के लोगों का दिमाग आखिर है कहां, कितने जाहिल हैं, मूर्खता किस हद तक हावी है। चलिए आप खुद देखिए कि पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर जाहिद हामिद की ये कोरोना वाली बेवकूफी। वो कराटे से कश्मीर छीन लेने का खोखला दम भरता है, लाल टोपी पहनकर खुद को कमांडो बताता है, और अब वो लेकर आया है शरीर से इस्लाम बाहर निकाल देने वाला इंजेक्शन। वो खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं कि मैं ऐसी दवाइयां डालूंगा कि मुसलमानों के अंदर से वो खुदाई रूह निकाल देंगे, इनके अंदर से इस्लामियत खत्म हो जाएगी। जाहिद हामिद पाकिस्तान के उन लोगों का हीरो है जिनके दिलों में हिंदुस्तान के लिए नफरत कूट कूट कर भरी है, और अब यही जाहिद हामिद एक नया शगुफा लेकर आया है। शगुफा ये कोरोना की दवा इंसान के अंदर से इस्लाम बाहर निकाल देगी। जाहिद हामिद एक टीवी चैनल पर लाइव था। अब जरा सुनिए कोरोना की दवा पर जाहिद हामिद ने क्या झूठ बोला। जाहिद हामिद से कोरोना की उस दवा को लेकर सवाल पूछा गया जिसको बनाने की बात बिल गेट्स ने कही थी। जवाब में जाहिद हामिद ने क्या कहा आप खुद सुनिए। तो उसमें ट्रांसपेरेंट ट्रैकर लगा होगा, नैनो ट्रैकर, ट्रांसपेरेंट ट्रैकर होगा जो बॉडी में चला जाएगा। डॉक्यूमेंटेड है, साबित शुदा ये बात है। अल्फाज ये मैं इजाद नहीं कर रहा अपनी तरफ से, इसकी वीडियोज हैं, बिल गेट्स के अपने बयानात हैं, उसकी अपनी रिसर्च है, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है उन कंपनियों में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और वैक्सीन के अंदर छोटी छोटी टिप्स डालकर या वैक्सीन के अंदर वो खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं कि मैं ऐसी दवाइयां डालूंगा कि मुसलमानों के अंदर से वो खुदाई रूह निकाल देंगे। लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है गॉड जीन का, इनके अंदर से इस्लामियत खत्म हो जाएगी। सुनिए आपने जाहिद हामिद की बेवकूफी। मुसलमान के मायने हैं मुसल्लम ईमान वाला, इसी वजह से लोगों ने सवाल उठाए क्या कोई दवा ईमान या यूं कहें आस्था को बाहर निकाल सकती है? क्या कोरोना की दवा खाने से इंसान का मजहब उससे दूर जा सकता है? ऐसे हर एक सवाल का जवाब है ना। लेकिन जाहिद हामिद जैसे कट्टरपंथी बेवकूफों को कौन समझाए जिनका मकसद सिर्फ लोगों को बरगलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना है। जिन बिल गेट्स का नाम लेकर जाहिद हामिद ने ये सब कहा, कोरोना में उनकी कोशिशें भी जान लीजिए। बिल गेट्स की फाउंडेशन ने कोरोना की वैक्सीन के लिए $100 मिलियन दिए। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, दवा बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी बिल गेट्स लगातार जोर दे रहे हैं। बिल गेट्स ने कभी कोरोना की वैक्सीन के साथ इस्लाम का नाम लिया ही नहीं। जाहिद हामिद की बेवकूफी के बाद सुनिए लाल टोपी का झूठ। इसी शो में न्यूज चैनल का एंकर आगे पूछता है लेकिन जाहिद भाई इसकी शुरुआत तो चाइना से हुई है, अगर इसमें इसका मतलब है चाइना भी शामिल है सारी कॉन्स्पिरेसी में। देखिए इनको शुरुआत पूरी दुनिया में करनी थी। जो चाइना में वायरस का स्ट्रेन है वो अमेरिका में वो वायरस का स्ट्रेन नहीं है, और अब ये पूरी दुनिया के मुल्क खुद बड़े बड़े ममालिक, चीन भी, रूस, ईरान और खुद अमेरिका में बड़ी आवाजें कह रही हैं कि ये लेबोरेटरी में तैयार करदा वायरस है। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन हकीकत है ये लेबोरेटरी का वायरस है, और इसको पूरी दुनिया में एक साथ फैलाया गया। मकसद इन्होंने खास तौर पर वो मुल्क टारगेट किए जो अमेरिका के दुश्मन थे, शुरू वहां से किया, लेकिन एक दफा जब ये वायरस फैला तो ये सूरत हाल इनके भी काबू से निकल गई। वायरस इतना मौलिक नहीं था, ये मामूली फ्लू, अमेरिका में हर साल फ्लू से 80,000 लोग मरते हैं, और ये वायरस फ्लू से कम खतरनाक है। पाकिस्तान में फ्लू से एक शख्स नहीं मरता, हम लोग नजला जुकाम को तो लिफ्ट ही नहीं कराते कभी, इसीलिए खुद दुनिया हैरान है। बिल गेट्स ने भी हैरानी का इजहार किया है कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान और इंडिया और इस खित्ते में लोग क्यों नहीं मरे, क्योंकि वो मारना चाहता था। जाहिद हामिद साहब का कहना है कि पाकिस्तान में फ्लू से एक भी शख्स नहीं मरता। इस झूठ की परतें खोलना भी जरूरी है। कोरोना से ही पाकिस्तान में 770 मौतें हो चुकी हैं। मलेरिया से ही पाकिस्तान में हर साल 1 लाख लोगों की मौत होती है, और जाहिद हामिद नाम का ये सनकी कहता है कि फ्लू से पाकिस्तान में लोग नहीं मरते। पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की लंबी चौड़ी जमात है, और कोरोना काल में जब इमरान खान की सरकार इस महामारी के खिलाफ सरेंडर कर चुकी है, जब पाकिस्तान का हर एक कोना कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है,
तब ऐसे बड़बोले बेवकूफों को खुला छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को बरगलाकर इमरान सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। इस टीवी शो में लाल टोपी यानी जायद हामिद ने जहालियत की हर हद पार कर दी है। प्रोपेगेंडा के जुनून में जायद हामिद की जुबान फिसली और उसने सीधे इमरान पर ही सवाल उठा दिए। जायद हामिद के मुताबिक अस्पताल में दूसरी बीमारियों के मरीजों को भी कोरोना से मौत बताई जा रही है और इमरान खान पर दबाव बनाकर पाकिस्तान में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कितनी जाहिलाना बात करता है ये जायद। फौज में कभी काम नहीं किया लेकिन हमेशा फौजी वर्दी पहनता है। नेतागिरी में फेल हो गया तो खुद को एक्सपर्ट बताने लगा। अली, हमारा सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में रॉ के एजेंट्स हैं। एमक्यूएम के बारे में तमाम ताल्लुकात उनके रॉ से एक्सपोज्ड हैं। महमूद खान अचकज़ई एक इंडियन एसेट है, रॉ के लिए काम कर रहा है। ये पाकिस्तानी तो टोटल फ्रॉड है। यह है जायद हामिद की पहचान और इस पहचान के बाद जानिए कोरोना पर जायद हामिद की अगली बेवकूफी। जायद हामिद के मुताबिक हर मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताने का झूठ चल रहा है। जायद भाई, मुझे इम्पोर्टेंट मुझे बताइएगा, आज जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है उसको कोरोना क्यों डिक्लेयर कर दिया जाता है? चाहे वो हार्ट पेशेंट है, चाहे वो खांसी का पेशेंट है, खुदा ना खास्ता उसकी मौत हो जाती है, फौरन उसको कोरोना लेबल कर दिया जाता है। अरबों रुपया लगाया जा रहा है अस्पतालों पे और डॉक्टरों पे। उनको पैसे दिए जा रहे हैं इस बात के कि आप मरीजों को कोरोना डिक्लेयर करें। अस्पतालों को और लेबोरेटरियों को पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को पॉजिटिव करने के। आप क्या समझते हैं कि जरदारी और मुराद अली शाह जो कराची में खयानत और जुल्म और चोरी का बाजार इन्होंने बनाया हुआ है, तबाही मचा रहे हैं पाकिस्तान की। इस कट्टर पाकिस्तानी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव घोषित करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। शायद पाकिस्तान में ही मौत बिकती होगी, दुनिया के किसी और हिस्से में तो ऐसी खबरें आई नहीं। ये पाकिस्तानी इतना बड़बोला निकला कि टीवी चैनल पर इसने इमरान खान के ऊपर ही कथित घोटाले में शामिल होने का इल्जाम मढ़ दिया। कौन पैसे दे रहा है? पीटीआई हुकूमत पैसे दे रही है क्या? इनको बिल गेट्स और WHO और मुख्तलिफ NGO जो उनके पैसों पे चलती है। पाकिस्तान में सिर्फ आप अभी सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान में एक हफ्ता पहले की बात है कि बिल गेट्स ने वजीर आजम को फोन किया और उसके बाद वजीर आजम का बयान आया कि हमें 1 साल तक लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये बिल गेट्स के अल्फाज थे जो वजीर आजम ने दोहराए। इमरान खान और पाकिस्तानी फौज ही ऐसे जाहिलों को पालती है ताकि पाकिस्तानियों को गुमराह किया जा सके। लेकिन जब कोरोना ने इमरान और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है तो झूठ के ये पुतले ही इमरान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान में जाहिद जो है वो तमाम हदें पार कर रहा है बेवकूफ़ी की, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में मौलाना साद ने हिंदुस्तान को किस तरह से कोरोना का दंश दिया है, ये बात किसी से दीगर नहीं है। अब किस तरह से उसके जमाती ही हो गए हैं उसके खिलाफ, देखिए। मौलाना साद अब सलाखों के पीछे होगा। 166 जमातियों की गवाही है। निजामुद्दीन मरकज से कोरोना फैलाने वाला मौलाना साद अब तक फरार है। कोई ना कोई उलझुल दलील देकर कानून के शिकंजे से बचने की फिराक में है। लेकिन जिन लोगों ने मौलाना साद की बातें सुनकर खुद को कोरोना के इस जाल में धकेला था, वही लोग अब मौलाना साद के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। 166 जमातियों ने अब कबूला है कि मौलाना साद ने ही उन्हें मरकज के अंदर रहने को कहा था, जिसकी वजह से मरकज से कोरोना फैला और पूरे देश में फैला। ये मौका मसलों को आबाद करने का है। ये इन बातों में आ जाना के लिए मस्जिदें छोड़ दो, क्योंकि हालात इस वक्त के ऐसे हैं नहीं। अल्लाह के अजाब को मजीद बढ़ाने और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के असबाब हैं। ये बचाव के असबाब नहीं है, ये हलाकत के असबाब है। हलाकत के असबाब वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी। यही थी मौलाना साद की वो आवाज जिसने बेगुनाह जिंदगियों को कोरोना में धकेला। यही था मौलाना साद का वो गुनाह जिसने मरकज में कोरोना फैला दिया। मौलाना साद की इस तबाही के खिलाफ अब खड़ी हो गई हैं 166 जमातियों की गवाही।
निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद के हुक्म पर जिन जमातियों ने कोरोना जैसी महामारी को दावत दी थी, अब वो खुद कह रहे हैं कि मौलाना साद ही है मरकज में फैले कोरोना का जिम्मेदार। निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। क्राइम ब्रांच ने 166 जमातियों के बयान दर्ज किए और इन सभी 166 जमातियों ने कहा है कि मौलाना साद ने ही उन्हें मस्जिद में रुकने को कहा था, यानी मौलाना साद के कहने पर ही वो मरकज की मस्जिद से बाहर नहीं आए। ये मौलाना साद की ही कारस्तानी थी जिसकी वजह से आज निजामुद्दीन मरकज हॉटस्पॉट बन गई है। निजामुद्दीन मरकज मामले में लगातार पूछताछ कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की अब तक की हुई जांच में साफ हो गया है कि निजामुद्दीन मरकज में जमातियों को रुकने के लिए मौलाना साद नहीं बोला था। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के दोनों बेटों और इसके अलावा बाकी करीबियों और कुल मिलाकर के अब तक 166 जमातियों से पूछताछ की है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज़्यादातर जमातियों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जो बयान दर्ज कराया है उसमें इस बात को माना है कि मौलाना साद के कहने पर ही वो निजामुद्दीन मरकज में रुके थे। इन जमातियों ने जो बातें बताई वो साफ इशारा करती है कि अगर मौलाना साद का जानलेवा हुक्म नहीं आता तो शायद मरकज से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज नहीं निकलते। लोगों ने क्राइम ब्रांच को बताया मरकज के अंदर कुछ लोग बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसकी वजह से लोग मरकज से बाहर नहीं आए। 166 जमातियों का ये कबूलनामा उस शक को पुख्ता करता है कि मौलाना साद ने जबरदस्ती लोगों को मरकज के अंदर रोके रखा। अगर मौलाना साद ऐसा नहीं करता तो कई लोग कोरोना के संक्रमण से बच सकते थे। न्यूज नेशन को सूत्रों से जानकारी मिली है, वो भी मौलाना साद के शातिर इरादों की तरफ इशारा करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद जानबूझकर अपना कोविड-19 टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते पुलिस उस शख्स को पूछताछ के लिए नहीं ला सकती जिसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की पुष्टि नहीं हुई हो। नियमों के इसी पेच का फायदा उठाकर मौलाना साद पुलिस के शिकंजे से दूर है। क्या मौलाना साद ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलने दिया? इस सवाल का या यूं कहें कि शक के उठने की एक और वजह है मौलाना साद की नाक के नीचे विदेशी जमातियों का आ जाना। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक मार्च में कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद भी मरकज से जुड़े जमाती चार्टर्ड प्लेन के जरिए आवाजाही कर रहे थे। तो क्या मौलाना साद ने जानबूझकर इस आवाजाही की खबर को छिपाया? क्या मौलाना साद ने कोरोना के दौरान भी सफर जारी रखने की इजाजत दी? क्राइम ब्रांच को जांच में पता चला है कि मरकज में शामिल होने के लिए कई जमाती विदेशों से चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली आया करते थे। मार्च के महीने में भी कुछ जमाती चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली आकर मरकज में शामिल हुए थे और दिल्ली से ही चार्टर्ड प्लेन से अपने घर पहुंचे थे। इन जमातियों के बारे में क्राइम ब्रांच जानकारियां जुटा रही है और इसी वजह से मौलाना साद के बेटे सईद से इन जमातियों से जुड़े हुए दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने मांगे हैं, क्योंकि सईद के पास इन विदेशी जमातियों के आने जाने और रहने की सभी जानकारी रहा करती थी। अगर मरकज में यूं कोरोना बम ना फटता तो देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बहुत कम होती। 18 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 84%, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, यूपी में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, असम में 90%, उत्तराखंड में 50% मरीज निजामुद्दीन मरकज में हुए जलसे से जुड़े हुए थे। यानी देश के तकरीबन 30% कोरोना मरीज मरकज के जलसे से निकले थे। मौलाना साद का एक गुनाह पूरे देश और जमातियों के लिए कहर बन गया। पुलिस और एजेंसियां अब यही जांच कर रही हैं कि मरकज में जो हुआ वो लापरवाही थी या फिर कोरोना फैलाने की सोची समझी साजिश। टीम न्यूज नेशन। कोरोना के कहर से बचने के लिए तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। भारत में नवरात्र लॉकडाउन में बीते हैं और अब रमजान के दौरान भी लॉकडाउन रहा है, लेकिन एक अजीब सी जिद पकड़ ली है सियासत के लिए कि ईद मनाने की इजाजत दी जाए। ईद के लिए मक्का तक में कर्फ्यू है। तमाम इस्लामिक देशों ने अपने यहाँ कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है ताकि कोरोना भयावह रूप ना ले ले, लेकिन हिंदुस्तान में इस पर भी सियासत जारी है। कर्नाटक से कांग्रेस के एक नेता क्या आवाज उठा रहे हैं, जरा सुनिए आप भी। ईद पर मक्का में लगा रहेगा कर्फ्यू। ईद पर कुवैत में 3 दिन का कर्फ्यू। इंडोनेशिया में ईद की नमाज सिर्फ घरों में होगी। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक मुल्कों ने रमजान की तरह ईद पर भी लॉकडाउन जारी रखा है
और लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए हैं। ईद के दिन कर्फ्यू तक का ऐलान भी कर दिया है। बावजूद इसके भारत में मजहब के नाम पर सियासत का सिलसिला जारी है, जिसे कोरोना में आगे बढ़ाया है कांग्रेस के नेता ने। कर्नाटक से कांग्रेस एमएलसी सीएम इब्राहिम ने ईद के दौरान लॉकडाउन में छूट देने की मांग की है। सीएम इब्राहिम ने जो खत मुख्यमंत्री को लिखा है उसमें मांग की गई है कि लोगों को ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाजत हो। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को खत लिखा है और मांग की है कि मुसलमानों को ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। महामारी के इस समय जब लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, सीएम इब्राहिम चाहते हैं कि हजारों लोगों को एक साथ आने की इजाज़त दी जाए। हालांकि सीएम इब्राहिम ने यह भी कहा है कि फैसला मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के बाद लिया जाए, लेकिन सवाल उठते हैं, जब पूरे देश में कोरोना फैला है तो मस्जिदों में नमाज की जरूरत क्या है? जब नवरात्र और रमजान के दौरान मस्जिदों में लोग जमा नहीं हुए हैं तो ईद पर मस्जिदों में नमाज की इजाजत क्यों? इन सवालों को लेकर कर्नाटक में सियासत परवान चढ़ गई है। सीएम इब्राहिम पर बीजेपी निशाना साध रही है तो कांग्रेस नेताओं की अपनी दलीलें हैं। अगर कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर नजर डालें तो शायद ऐसी मांग न करते। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर रमजान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दबाव डाला था। इस दबाव के आगे घुटने टेक कर इमरान खान ने रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। नतीजा क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों से समझ लीजिए। आज हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर से लेकर पेशावर तक पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ जुट रही है। लोग एक दूसरे से सटकर नमाज पढ़ते नजर आते हैं। जिस देश में कोरोना से लड़ने के लिए दवाएं तक नहीं, उस देश में सिर्फ नमाज के नाम पर कोरोना का खतरा बढ़ा दिया गया। मस्जिदों में रमजान की नमाज होने से पहले यानी 22 अप्रैल को पाकिस्तान में कोरोना के 2000 मामले थे, जो अब बढ़कर हो चुके हैं तकरीबन 36,000, यानी सीधे 1800 गुना का इजाफा। जानकार मानते हैं कि लॉकडाउन में बिना जरूरत की ढील और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के चलते पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है। पाकिस्तान के डॉक्टर और मीडिया अब इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पता है कि मई और जून का महीना पीक है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ऑब्वियसली लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं। इन्होंने जो है पूरी दुनिया एक तरफ और मियां इमरान खान अकेले खुदा की तरह तन्हा एक तरफ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब लॉकडाउन पाकिस्तान में मरीजों में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम जो है वो लॉकडाउन नरम कर रहे हैं, लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, लॉकडाउन कम कर रहे हैं। अब इसके अंदर लॉजिक समझ नहीं आई कि उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ एक फैसला ले लिया है और जिसका पाकिस्तान को जो है वो बहुत खदशा है, नुकसान होगा। तो क्या कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान जैसे हालात चाहते हैं? जो गलती इमरान ने की उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ऐसे में अगर भारत में भी मस्जिदों में नमाज की इजाजत दे दी गई तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चाइना वर्सेस वर्ल्ड। जी हाँ, कोरोना के महापाप के बाद कुछ यही हो रहा है और चीन के खिलाफ बन रहा है चक्रव्यूह। दुनिया को कोरोना का जहर देने वाला, इंसानियत के साथ सबसे बड़ा गुनाह करने वाला चीन अब दुनिया भर की ताकतों के निशाने पर आ गया है। चीन को सबक सिखाने के इस अभियान में सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 7 बड़े देशों से चीन की जवाबदेही या यूं कहें कि चीन की सजा तय करने को लेकर बात की है और साथ ही अमेरिका दूसरे रास्तों के जरिए भी ड्रैगन का वर्चस्व मिटाने पर जुट गया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और भारत के विदेश मंत्रियों के साथ माइक पॉम्पियो की वीडियो कॉल ने बीजिंग को अंदर तक दहला कर रख दिया है। माइक पॉम्पियो के इस कॉन कॉल के जरिए ट्रंप किस तरह चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, ये समझने से पहले जान लीजिए कि इस बातचीत का मुद्दा क्या था। इस बैठक में दुनिया भर की सप्लाई चेन को दोबारा नई शक्ल देने पर विचार किया गया। सप्लाई चेन बदलने का एक ही मतलब है, चीन को आर्थिक झटका देना। आज दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में चीन से बना हुआ माल जाता है और इस कारोबार की सर्विस देने में चीन सबसे आगे है। यही वजह है कि अब ट्रंप सरकार चीन का विकल्प तैयार करना चाहती है ताकि ड्रैगन के ऊपर निर्भरता कम हो और कोरोना के गुनाह को लेकर जिनपिंग सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ट्रंप बार-बार अपने इस इरादे को दोहरा भी रहे हैं। Japan Institute of Virology was the origin of this virus. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated
from the Wuhan Institute of Virology. I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. आर्थिक मोर्चे के साथ ही साथ अमेरिका चीन के सामने कूटनीतिक चुनौतियां भी खड़ी करना चाहता है, जिसकी एक तस्वीर नजर आई ताइवान के मामले में। कोरोना के खिलाफ अपनी जीत को दुनिया के साथ साझा करने के लिए ताइवान ने WHO की मीटिंग में मौजूदगी की इच्छा जाहिर की, लेकिन चीन के दबाव के चलते आज तक ताइवान WHO का सदस्य नहीं बन पाया। इसी वजह से ताइवान ने भारत समेत कुछ देशों से मदद मांगी। ताइवान के WHO में जाने के मायने हैं कि उसे एक अलग देश के तौर पर कूटनीतिक पहचान मिलेगी, जिसका चीन सालों से विरोध कर रहा है। माना जा रहा है कि ताइवान को आगे लाकर अमेरिका चीन के सामने कूटनीति के मैदान में एक विरोधी मोर्चा खड़ा करना चाहता है। अगर WHO में ताइवान के समीकरण की बात करें तो अमेरिका साफ कह चुका है कि ताइवान को WHO में जगह मिलनी चाहिए। इजराइल और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने WHO की मीटिंग में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया। चीन लगातार WHO में ताइवान की मौजूदगी का विरोध कर रहा है और अब गेंद भारत के पाले में है, क्योंकि WHO की अगली अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। ताइवान की तरह अमेरिका वियतनाम के कंधे पर बंदूक रखकर ड्रैगन पर निशाना तान रहा है। वियतनाम और चीन के बीच फिशिंग बैन को लेकर जो विवाद है, उसे अमेरिका ने ही बनाया है और चीन की कूटनीतिक घेराबंदी शुरू कर दिया है। ये हालात साफ तौर पर बताते हैं कि अब चीन कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया की ताकतें उसे सबक सिखाकर ही दम लेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कैसे एक फोन कॉल ने उड़ा दी जिनपिंग की नींद और किस तरह से पूरी दुनिया अब चीन को कोरोना महापाप की सजा देने के लिए जुट गई, और साथ ही पाकिस्तान में किस तरह की जहालियत सामने आ रही है और मौलाना साद अब सलाखों के पीछे जाने वाला है, क्योंकि उसके जमाती ही दे रहे हैं उसके खिलाफ गवाही। खबर कट टू कट स्पेशल में हमने आपको आज की तमाम अहम खबरें दिखाई।